जय हिंद सभी को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग खास करके अपवर्तक और परावर्तक जो लेंस होते जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो उतना ज़्यादा डिटेल में ना जाके डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं कि प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं। तो कोई भी चीज़ को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। एवन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो आंखें हैं, ह्यूमन आई है, वो भी एक तरीके का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है जो देखने के काम आता है। देखने का शक्ति हमारे ब्रेन के पास होता है, ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होती है हमारी आंखें यानी ह्यूमन आई। बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो भाई जो भी चीज़ है पास दूर उसको स्पष्ट रूप से क्लियरली देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ठीक, रेंज ऑफ विजन, दृष्टिपरास किसे कहेंगे? तो दृष्टिपरास की भाई जो भी आपके आसपास रखी वस्तुएं हैं और उसका जो प्रतिबिंब है ठीक रेटिना पर बनता है। ठीक है, यानी कि उसका जो इमेज फॉर्मेशन है अगर वो रेटिना पर होता है तो वो हमारे रेंज ऑफ विजन में होती है, दृष्टिपरास में होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रेटिना, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन इसके बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा उसका, तो इसको पहले आप बड़े ध्यान से देखिए और उसको भी समझाऊंगा। तो जो रेटिना होता है वहाँ पर बनाने के लिए जो हमारे आई में, ह्यूमन आई में जो लेंस लगा होता है वो उसको क्या करता है? समंजित करता है, मतलब दबाव डाल के उसकी क्षमता को, हम गॉड गिफ्टेड है हमारे ह्यूमन आई, तो उसमें जो लेंस है वो अपनी पावर को, फोकल लेंथ को इनलार्ज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, कम कर सकता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा गया है LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो देखिए है क्या कि पहले मैं आपको बता दूं फार पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट, दो ये पॉइंट है, इनको भी आप जान लीजिए। दूर बिंदु, निकट बिंदु। दूर बिंदु भाई जहाँ तक, जितनी दूर तक वस्तु रखी हुई है और आप क्लियरली उसका इमेज आपके रेटिना पर बन पाता है। ध्यान से बात रखिएगा कि इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे क्लियरली हो रहा है और वस्तु, ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी दूर रखी हुई है। ठीक, तब तक वो आपके आई का यानी आपके देखने का फार पॉइंट कहलाता है, दूर बिंदु कहलाता है। कहने का बात है अगर उससे ज़्यादा दूरी पर वस्तु को ले जाया जाए, मतलब उस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को और बढ़ा दिया जाए, तो वो ब्लर होने लगेगा, आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो इसको जिस बिंदु तक दिखाई देगा उसको हम लोग फार पॉइंट कहते हैं। मतलब दूर जिस बिंदु तक आपको क्लियरली दिखाई देगा वो फार पॉइंट हुआ आपका। नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु, तो पास में भी आप देखिएगा, बहुत पास अगर कोई चीज़ ला दी जाए ना तो ब्लर ब्लर दिखाई देने लगता है, क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो जहाँ तक इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो एकदम क्लियरली, तो वो पॉइंट जो आपके पास में हो तो वो आपका नियर पॉइंट कहलाता है, न्यूनतम या समीपतम बिंदु कहलाता है। क्लियर? तो फार पॉइंट, नियर पॉइंट बहुत इजी है। दूर जहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा है फार पॉइंट, और पास में जहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा है वो नियर पॉइंट। देखिए अब बात करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो आपका जैसे कि ये ह्यूमन आई है और ये वाला जगह जो है हम लोग मान लेते हैं रेटिना है। क्लियर? तो जैसे ही दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका इमेज जो है रेटिना पे बन रहा होगा। जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे, देखिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत कम लोग इसको समझा पाते हैं और समझ पाते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सबको पता है, मैं लिख दूंगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन भाई ये सबके लिए 25 सेंटीमीटर नहीं, ये एक एवरेज वैल्यू है। क्लियर? सबके आईज में अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं और आजकल मोबाइल के आने के बाद से तो सभी के आई में डिफेक्ट्स है, कुछ ना कुछ एरर है ही। मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ सबके में है, मतलब 80% लोगों के आई में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर ये कैसे कहलाती है, तो उसको ध्यान दीजिए आप। जैसे जैसे हम पास लाते हैं ऑब्जेक्ट को, एंगल ऑफ विजन जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, वस्तु हमको बड़ी नजर आने लगती है, यही कारण है। ठीक, तो होता क्या है कि ये जो रेटिना है ना, इसके पीछे ना ये बनाने लगता है यहाँ पे। क्लियर? रेटिना के पीछे कहीं इमेज फॉर्मेशन होने की कोशिश करता है। इस केस में ये जो लेंस है ना आपके पास, गॉड गिफ्टेड बेस्ट वाला, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ही रहता है, वो क्या करेगा? इसको एकोमोडेट करेगा, कन्वर्ज करेगा और अपना पावर लगाएगा, अपना टैलेंट दिखाएगा और फिर से रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करेगा। मैं और पास लेके आऊँगा,
ऑब्जेक्ट को। फिर इस केस में पीछे बनने का कोशिश करेगा, बट ये जो लेंस है ये फिर से अपना कमाल दिखाएगा और यहाँ बनाएगा, इसको समंजित करके, एकोमोडेट करके। फिर मैं और पास लेके आऊँगा, फिर ये यही काम करेगा, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये और पास लाना गुनाह होगा। गुनाह होगा मतलब कि अब इतना पास ला दिए, ठीक है, यहाँ तक तो एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, एकदम हाई रेजोल्यूशन में, बट इससे ज़्यादा पास जब लाइएगा ना, आप लोग खुद भी करके देखिए, अभी एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपको ये ब्लर नज़र आने लगेगा। तो क्या है कि अब इस केस में ये इसको, यानी कि ये जो लेंस है इसकी क्षमता वहाँ पे जवाब देती है कि भाई इससे ज़्यादा समंजित यानी एकोमोडेट हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अब रेटिना पे इमेज नहीं बना पाएंगे, अब हम हार मानते हैं। तो बहुत ज़्यादा पास लेने पर लेंस समंजित नहीं कर पाता है, ठीक। तो जहाँ तक ये कर पा रहा था, वही डिस्टेंस को हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि होती है एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु को इंसान एकदम क्लियर देखता है और उसका इमेज फॉर्मेशन रेटिना पर होता है। आप लोग को बात ये समझ में आई होगी बिल्कुल। अब उससे ज़्यादा पास लाइएगा तो वो ब्लर होनी चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमारा विजुअल एंगल, दर्शन कोण। दर्शन कोण वही है, मैंने यहाँ पढ़ाया है कि जो वस्तु है यहाँ पे देखिए, अब इसके द्वारा नेत्र पर बनने वाला दर्शन कोण, ये एंगल छोटा सा, इसके द्वारा बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा, इसके द्वारा एंगल की वैल्यू बढ़ गई और इसके द्वारा और बढ़ गई। तो ये होता है एंगल ऑफ विजन। वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है, यानी कि एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द ह्यूमन आई, यानी नेत्र पर बनाया गया वस्तु के द्वारा कोण दर्शन कोण कहलाता है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जैसा कि सूर्य ग्रहण लगता है कि भाई सूर्य है और देखा जाए तो सूर्य और ये रही आपकी पृथ्वी और बीच में आ जाता है चंद्रमा, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य को पूरा ढक लेता है। क्यों? क्योंकि वही है दर्शन कोण। हम पृथ्वी पर स्थित हैं, आने वाली सारी किरणों को क्या करता है? चंद्रमा ढक लेता है। चंद्रमा चूंकि पास है और ये चूंकि दूर है, तो इसका जो दूर है उसका जो विजन एंगल होगा कम होगा और जो पास है उसका विजन एंगल ज़्यादा होता है। तो ये बीच में आके और कंप्लीटली इसको ढांप लेता है, तो इसीलिए सूर्य ग्रहण होता है। जबकि इसका व्यास जो है ना, डायमीटर है 250 टाइम्स ज़्यादा होगा। मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ, साइज तो छोड़ ही दीजिए। तो डायमीटर इसका 250 टाइम्स ज़्यादा है चंद्रमा से, बट बीच में आता है, पास है अर्थ के, अर्थ का अपना सैटेलाइट है ये, तो ये आने वाले विजन एंगल को कवर कर लेता है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज थे जो बताने बड़े ज़रूरी थे। इसके बाद हम लोग पढ़ने चलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप को। बड़े ध्यान से मैंने आपको लास्ट क्लास में, एक क्लास में आपको बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस, उसका लास्ट केस आपको याद होगा 6 नंबर का, कि भाई यही अपने आप में क्या है। मैंने कहा था दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, या दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, सीधे सीधे शब्दों में कहा था। वो सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि जो सरल सूक्ष्म, चलिए तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप को, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी को, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने अब तक जो टर्म्स थे रिलेटेड, जो भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंगल ऑफ विजन, फार पॉइंट, नियर पॉइंट, ठीक है, और विजन एंगल यानी कि दर्शन कोण, सबके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्योंकि वो चीज़ें इसमें आएंगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है कि सिंपली एक ठोक आप क्या लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, वो एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। कार्य कैसे करता है कि सिंपली उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो वो वस्तु का आवर्धित ठीक उसी तरीके का लेकिन वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और उसी दिशा में बनाता है, ठीक है। से केस नंबर 6 मैंने जब आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था कॉन्वेक्स लेंस का, तो उसमें पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाइए, प्लेलिस्ट फिजिक्स का है, उसमें से आप उसको देख सकते हैं। चलिए तो मैं आपको उसको समझाता हूँ। और मेनली इसमें जो है, जो मैग्नीफिकेशन पावर है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं बनाने जा रहा हूँ। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ठीक। यहाँ हो गया इसका फोकस, यहाँ रखा हुआ है इमेज। यहाँ पे थोड़ा बाहर का नॉइज आता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से, ये मजबूरी है
और थोड़ा आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए। ये एक फोकस से चले गया, एक रेज अगर पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती है, क्लियर, पासिंग थ्रू द फोकस। एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इधर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन होगा कहाँ कि मैं करूँगा इसको बैक ट्रेस, इसको भी करूँगा बैक ट्रेस, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ बन जाए आपका इमेज। और इमेज कैसा दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट से काफ़ी इनलार्ज, बड़ा, ठीक है, मैग्नीफाइंग हो गया है। ये पॉइंट है ओ से बी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ बी डैश आपका इमेज का डिस्टेंस, क्लियर। अब मैग्नीफाइंग पावर अगर हम इसका निकालने जा रहे हैं, चीज़ें आप समझ चुके हैं, तो वो कहता है कि एंगल ऑफ विजन सबटेंड या सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे में आएगा एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। इन दोनों का जो अनुपात है वो आवर्धन क्षमता कहलाती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, सॉरी सरल सूक्ष्मदर्शी की, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है। उसके भी सेम फार्मूला यही होगा एम का। अब एम निकाला कैसे जाएगा, कह रहा है कि फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज देखिए ए डैश बी डैश, ये जो बन रहा है इसके द्वारा जो एंगल यहाँ बनेगा उसको आप लिखेंगे बीटा। फाइनल इमेज के द्वारा जब भी एंगल सबटेंड होगा विजन एंगल, उसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे आप सिंपली। अब वो कह रहा है कि एंगल ऑफ विजन सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में नहीं लेना है, इसको लेना है आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मान लिया कि मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ कहीं, इसको मैं एक अलग डायग्राम में समझा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया ए बी और ये मान लिया हमने प्लेस कर दिया है डी डिस्टेंस पे। हाइट कितनी रहेगी इसकी ए बी, वस्तु की जो ऊंचाई है वो बदलेगी थोड़ी ना, वो तो वही की वही रहेगी ना, तो इसलिए हाइट ए बी ही रहेगा। ये जो दूरी है यहाँ पे ओ बी जो थी उसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया और कितना लिया गया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और उसको किससे निरूपित करते हैं हम, डी से। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ओ बी है वो आपको डी मिल गया, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं, एम का जो फॉर्मूला है उसको आप लिखेंगे बीटा अपॉन अल्फा। चूंकि बीटा और अल्फा की वैल्यूज बहुत कम होंगी, इस केस में आप बीटा को 10 बीटा और अल्फा को आप 10 अल्फा लिख सकते हैं, बहुत कम शब्दों में, आपको परेशान नहीं होना, बस साथ बने रहिए, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अच्छे नहीं बुरे भी कीजिए लेकिन कमेंट कीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जानना खुद के बारे में। 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस ट्राइंगल को देखिए अब आप, क्लियर, क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर है ए बी और इसका जो बेस है ओ बी, तो 10 बीटा की जगह आएगा ए बी अपॉन ओ बी। 10 अल्फा की जगह आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें भी आएगा ए बी अपॉन ओ बी की जगह आप लेंगे डी, क्योंकि यहाँ ओ बी की वैल्यू डी नहीं है, यहाँ ओ बी की वैल्यू आपकी यू ही आनी है, क्लियर, वस्तु की दूरी, लेकिन यहाँ पे वो डी है। तो इस तरीके से ये आया आपका ए बी कैंसल, आया कितना, डी अपॉन ए बी, डी अपॉन और सॉरी डी अपॉन ओ बी आया, ओ बी बचा था, ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, यू, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी होती है वी, वस्तु की दूरी होती है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी। एकदम क्लियर है ना, एक चेक, कहीं भी डाउट होगा बिल्कुल कमेंट में मेंशन करके बताइएगा, क्लियर, बड़ा जानना जरूरी है। तो ये आ गया डी अपॉन यू, ये एम का फॉर्मूला आ गया। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का इतना आ गया डी अपॉन यू, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान कितना है, डी अपॉन यू। अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो बड़े बताने ज़रूरी हैं, आप ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए कि इसका उपयोग जो है न्यूज़पेपर रीडिंग, छोटे मोटे चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है, प्रयोगशाला में या वर्नियर कैलिपर्स का कोई रीडिंग है उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग जनरली। अब एम जो है मैग्निफिकेशन पावर इन केस 1, जब इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। तो भाई
सिंपल सा लॉजिक है कि जो प्रतिबिंब है अनंत पर कब बनता है, केवल एक ही केस है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो। इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस होना चाहिए, फोकस पर। सिंपली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको कितना लेना है, फोकल लेंथ के बराबर लेना है। तो m का फॉर्मूला आया d/u, आप इसको d/f कर दीजिए। ये हो गया आपका फॉर्मूला इस केस के लिए। क्लियर, ये केस 1 था। केस 2 के बारे में देखते हैं। केस 2 कहता है कि इमेज जो है वो फॉर्म होना चाहिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इस केस में आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे कहाँ रखेंगे, ये चीज़ आपको फाइंड करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो फॉर्मूले से हम लोग चलते हैं, इसको देख लेते हैं। इस केस में 1/f इज इक्वल्स टू मी, जो आपका लेंस फॉर्मूला है उसको आप अप्लाई कीजिए। मैं आपको कह रहा है इमेज कहाँ रहना चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और उसको हमने क्या माना हुआ है, d, यानी कि जो इमेज है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। क्या आएगा, d आएगा। अब साइन का भी ध्यान रखना है, सारी चीज़ें इधर हो रही हैं, मतलब सारी चीज़ें कैसे आएंगी, निगेटिव। तो ये फॉर्मूला आपको 1/f इज इक्वल्स टू 1/-d माइनस 1/-u, दोनों इधर है तो u भी माइनस हो जाएगा और d भी माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाना है, तो ये आ गया आपका 1/f इज इक्वल्स टू माइनस 1/d प्लस 1/u। सबके न्यूमरेटर में आप d से मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है, केस निकालने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो देखिए इसको मैंने d से मल्टीप्लाई करा, ये d हो गया, ये भी d हो गया, ये भी d हो गया, ये d और d कैंसिल, क्या बचा 1, क्या बचा 1। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिला d/f इज इक्वल्स टू -1 प्लस d/u। क्लियर, और इसको और आगे अगर मैं लिख दूँ तो ये आ जाएगा d/u इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। d/u की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस d/f। तो m का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, केस 2 की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर आप लोगों को परेशानी ना हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। m का फॉर्मूला होता था d/u, इस केस में d/f आया था, इस केस में आ गया 1 प्लस d/f। क्लियर, जब वस्तु इसका प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों केस हो गया। इन दोनों केस में एक स्पेशल बात जो है सरल सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड, कि जो सूक्ष्मदर्शी है यानी कि जो लेंस है वो आपकी आंखों से कितना दूर है, और उस डिस्टेंस को पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाए या एक डिस्टेंस दे दिया जाए, उस केस में इसका फॉर्मूला कैसा होगा। कहने का मतलब है कि ये आपकी आंखें हैं, ठीक है, खूबसूरत आंखें जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये है लेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर a हो तब ये फार्मूला कैसे वर्क करता है, तब आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो जाता है d माइनस ऑफ a कर दीजिए डिवाइडेड बाई f। सिंपल, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी d में से बस माइनस a वो कर देना है आपको, आंसर निकल जाएगा 1 प्लस d माइनस a डिवाइडेड बाई f। तो इस तरीके से अगर इसके न्यूमेरिकल्स पूछता है तो न्यूमेरिकल, और अगर डायरेक्ट इसको पूछता है तो डायरेक्ट इसके बारे में आप बता पाएंगे। तो ये था पूरा एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और उसके साथ ही साथ क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो ये यहाँ पे होता है लेक्चर खत्म। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ। कमेंट ज़रूर करें, लाइक कमेंट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल करें। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।